फिल्म की शुरुआट होती है एक शानदार पार्टी के साथ जो न्यूयॉर्क सिटी के एक लग्जरी अपार्टमेंट में हो रही होती है। ये एलिगेंट जगह टॉम मुलन की है जो एक बहुत अमीर आदमी है और एक सक्सेसफुल एयरलाइन बिजनेस का मालिक है। ये पार्टी वो इसलिए दे रहा है ताकि लोग एक नया कमर्शियल देखें जो उसकी पर्सनल जर्नी दिखाता है, कैसे उसने कड़ी मेहनत की और अपनी मेहनत से मिलियनेयर बना। एडवर्टाइजमेंट गर्व से दिखाता है कि उसने अपनी कंपनी जीरो से बनाई बिना किसी फैमिली हेल्प या पैसे के। ये सब उसकी सेल्फ मेड सक्सेस पर फोकस करता है। पार्टी चलती रहती है लेकिन फिल्म अगले सीन में शिफ्ट हो जाती है जहां गेस्ट्स खुशी से एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन कहीं और कुछ ज्यादा डार्क चल रहा होता है। एक हिडन और सीक्रेट जगह पर कुछ अनजान लोग कुछ डेंजरस चीजें तैयार कर रहे होते हैं। ये लोग किडनैपर्स हैं और वो एक छोटी सी अनप्लेजेंट रूम रेडी कर रहे होते हैं जहां किसी को बंद करना है। ये कॉन्ट्रास्ट लग्जरी पार्टी और हिडन क्राइम फिल्म का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट सेट करता है, दौलत बनाम मजबूरी। कुछ देर बाद टॉम को एक साइंस फेयर में दिखाया जाता है जो सेंट्रल पार्क में हो रहा होता है। उसके साथ उसकी बीवी केट और उनका छोटा बेटा शॉन भी होता है। केट उस इवेंट की जजेस में से एक होती है। जब वो फेयर में घूम रहे होते हैं शॉन डिस्टर्ब हो जाता है। ये उनका बेटा है, थोड़ा बड़ा लड़का। धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स से दूर चला जाता है बिना उनके नोटिस किए। थोड़ी देर बाद शॉन को एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स किडनैप कर लेता है। इस क्राइम में जो लोग शामिल हैं उनमें मॉरिस कॉनर भी है, एक औरत जो कैटरर के तौर पर मुलन के घर में इवेंट्स के दौरान काम करती थी। दो भाई भी हैं, क्लार्क और कब्बी बार्न्स, जो पहले भी क्राइम्स में शामिल रह चुके हैं। और एक और बंदा है माइल्स रॉबर्ट्स जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। ये ग्रुप शॉन को पकड़ता है, उसे व्हाइट वैन के अंदर डालता है और तुरंत निकल जाता है। एक कैटरर, दो एक्स-कॉन्स और एक टेक गाय। ये ओशंस 11 नहीं है, ये डेस्परेट एमेच्योर हैं। टॉम और केट जल्दी ही रियलाइज कर लेते हैं कि शॉन गायब है। वो घबरा जाते हैं और भीड़ में उसका नाम लेकर ढूंढने लगते हैं लेकिन शॉन कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद घर पर किडनैपर्स कपल को ईमेल करते हैं। वो एक वीडियो मैसेज भेजते हैं जिसमें शॉन को ब्लाइंड फोल्ड किए हुए और बेड से बंधा हुआ दिखाया जाता है। वो बहुत डरा हुआ और हेल्पलेस लगता है। पुलिस या एफबीआई को इन्वॉल्व मत करना, वीडियो में बोलने वाला कह रहा होता है। उसने वॉइस चेंजर यूज किया होता है ताकि पहचाना ना जा सके। वो $2 मिलियन की फिरौती मांगते हैं और धमकी देते हैं कि अगर मीडिया या पुलिस को इन्वॉल्व किया गया तो शॉन को मार दिया जाएगा। टॉम और केट को लगता है कि वो अकेले ये हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए वो एफबीआई को बुलाने का फैसला करते हैं। एफबीआई एजेंट्स मुलन फैमिली के पेंट हाउस में रेनोवेशन वर्कर्स बनकर आते हैं ताकि किसी को शक ना हो। टीम को लीड करता है एजेंट लॉनी हॉकिंस। हॉकिंस कपल से पूछता है कि क्या वो किडनैपर्स से नेगोशिएट करना चाहते हैं या बस पैसे देना चाहते हैं। टॉम पहले से ही तैयार होता है, उसने 2 बड़े सूटकेस में कैश भरकर रख लिया होता है, बस किडनैपर्स की इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहा होता है। टॉम का सीधा पैसा दो रिएक्शन दिखाता है कि वो शायद हर मसला पैसों से सॉल्व करता है, लेकिन क्या इस दफा भी ये काम करेगा। उधर ब्रुकलिन के हाइडआउट में कब्बी को गिल्टी फील होने लगता है। उसे लगता है उसने शॉन के साथ बुरा किया है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे चॉकलेट देता है। लेकिन मॉरिस उसे डांटती है कि ये सब करके वो सिचुएशन को हल्का ले रहा है। कब्बी हीस्ट के बीच इकलौता बंदा होता है जिसमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होती है, लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। बाकी लोग भी मॉरिस का साथ देते हैं और कहते हैं कि कब्बी को ये सब नहीं करना चाहिए, सिचुएशन बहुत सीरियस है। कब्बी का कहना होता है कि बच्चा तो वैसे भी इनके चेहरे नहीं देख सकता क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। क्लार्क, जो कब्बी का भाई है, बाकी लोगों से एग्री करता है लेकिन अपने भाई को प्रोटेक्ट भी करता है और किसी को उसे डिसरेस्पेक्ट करने नहीं देता। फिर मुलन पेंट हाउस में टॉम एजेंट हॉकिंस से प्राइवेटली बात करता है। वो एक पुरानी बात बताता है। सालों पहले जब एक यूनियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, टॉम ने एक पावरफुल यूनियन लीडर को पैसे दिए थे ताकि स्ट्राइक रुक जाए। ये इलीगल पेमेंट था जिसकी वजह से वो यूनियन लीडर जेल गया, लेकिन टॉम कभी पनिश नहीं हुआ। अब वो सोचता है कि कहीं उस पास्ट का कोई कनेक्शन तो नहीं है शॉन की किडनैपिंग से। हॉकिंस इस लीड को फॉलो करता है और टॉम की उस यूनियन लीडर से जेल में मुलाकात करवाता है। बाद में पता चलता है कि उस आदमी का शॉन के किडनैप होने से कोई लेना देना नहीं है। कभी डिसाइड करता है कि वो बाहर जाए और कुछ सीरियल और वीडियो टेप्स खरीदे। वो एक पास की कॉर्नर स्टोर तक चलता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही बाहर मौजूद हैं, किसी और केस पर काम करते हुए।
डिटेक्टिव जिमी शेकर और उसका पार्टनर स्टोर के अंदर हैं, जहां वो एक आदमी से पूछताछ कर रहे हैं जो अभी अभी स्टोर लूटने की कोशिश कर रहा था। जब वो आदमी से बात कर रहे होते हैं, वो आदमी देखता है कि कभी अजीब सा बिहेव कर रहा है और शक भरी नजर से उसे देखता है। कभी में कुछ तो गड़बड़ लगती है। जब पूछताछ खत्म होती है, जिमी और उसका पार्टनर स्टोर से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद जिमी चुपके से वापस आता है और कभी का पीछा करता है बिना नोटिस हुए। जिमी धीरे धीरे उसका पीछा करता है जब तक कि वो हाइड आउट तक नहीं पहुंच जाता। वहां पहुंचकर जिमी चुपके से अंदर घुस जाता है और उस लॉक्ड रूम के पास से गुजरता है जहां शॉन को रखा गया होता है। फिर एक हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। जिमी अचानक बंदूक निकालता है और कभी के सिर पर तान देता है। यही वो पल है जब बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिमी, जो एक डिटेक्टिव है, असल में किडनैपिंग ग्रुप का लीडर है। प्लॉट ट्विस्ट, कॉप ही विलेन निकलता है। वो गुस्से में कभी को कहता है कि उसका स्टोर जाने का फैसला बेहद लापरवाही भरा था और सब कुछ बर्बाद कर सकता था। जिमी कहता है कि कभी लकी था कि किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक मशहूर क्रिमिनल बच्चों का सीरियल खरीद रहा था। रात को हमें मारिस और जिमी एक ही बेड में दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मारिस कहती है कि ना कभी और ना ही दूसरे उसका कोई इज्जत करते हैं और वो पूरे ग्रुप को गैर जिम्मेदार मानती है। वो पूछती है कि जिमी ने इन सबको प्लान में शामिल क्यों किया। मुल्लन के पेंट हाउस में जिमी फिर से एक बदली हुई आवाज में कॉल करता है और फिर से नई डायरेक्शंस देता है रैंसम ड्रॉप ऑफ के लिए। एफबीआई कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी एडवांस टेक्नोलॉजी से उनकी कोशिशों को ब्लॉक कर देता है। जिमी की टेक्नोलॉजी एफबीआई को ब्लॉक करती है। 90s के लिए काफी एडवांस था, जब हैकिंग लगभग जादू जैसा लगती थी। एजेंट्स सजेस्ट करते हैं कि एक ऐसे आदमी को भेजेंगे जो टॉम जैसा दिखता हो, लेकिन टॉम मना कर देता है। वो कहता है कि वो खुद पैसा डिलीवर करेगा। एफबीआई मान जाती है और टॉम के कपड़ों में एक छोटा माइक्रोफोन छुपा देती है ताकि वो सुन सकें। टॉम का जिद करना कि वो खुद कैश डिलीवर करेगा ईगो या बाप होने का इंस्टिंक्ट दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन काफी रेकलेस है। इस बीच जिमी और उसके किडनैपर टीममेट्स निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कभी एक बार फिर शॉन के पास जाता है और उससे कहता है कि वो जल्द अपने घर वालों के पास वापस जाएगा। टॉम पहले मीटिंग पॉइंट तक ड्राइव करता है। वहां उसके कार फोन पर एक कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि एक जिम जाए। जिम के अंदर जिमी उसे कहता है कि स्विमिंग पूल में जंप करे। नीचे टॉम को एक लॉकर की चाबी मिलती है, लेकिन पानी की वजह से माइक्रोफोन खराब हो जाता है। टॉम पानी से निकलकर चाबी का इस्तेमाल करता है और एक लॉकर खोलता है। उसमें उसे एक रेडियो और नए कपड़े मिलते हैं। उसे कहा जाता है कि कपड़े बदले और पैसे को डफल बैग्स में ट्रांसफर करे। वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और बाहर एक कार उसका इंतजार कर रही होती है। वो असली सूटकेस जिसमें पैसा था पीछे रह जाता है, अब एफबीआई के हाथ से बाहर। जैसे जैसे दिन रात में बदलता है, टॉम ड्राइव करता रहता है और जिमी सीक्रेटली उसका पीछा करता है एक और कार में। रेडियो पर जिमी टॉम का मजाक उड़ाता है, कहता है कि टॉम हमेशा पैसे से अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, जैसे उसने यूनियन लीडर को पैसे देकर चुप कराया था। टॉम अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन जिमी उसे इग्नोर करता है। जिमी का रेडियो पर टॉम का मजाक उड़ाना फुल विलेन स्टाइल में, क्लियरली वो इस गेम का मजा ले रहा होता है। फ्रस्ट्रेटेड टॉम गाड़ी रोकता है। रेडियो सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे टॉम को शक होता है कि जिमी आसपास ही होगा। जब वो दोबारा ड्राइव करता है, सिग्नल फिर स्ट्रांग हो जाता है। जिमी कहता है कि मेन रोड छोड़कर एक रॉक क्वारी की तरफ जाए। कहता है कि जैसे ही टॉम पैसा ड्रॉप करेगा, उसे एड्रेस मिल जाएगा जहां शॉन को रखा गया है। क्वारी में कभी एक एटीवी पर आता है और पैसा मांगता है। टॉम उससे एड्रेस के बारे में पूछता है, लेकिन कभी इग्नोर करता है और बैग्स लेने की कोशिश करता है। अचानक 2 हेलीकॉप्टर आते हैं जिनके साथ स्वॉट टीम होती है। वो पूरी जगह को घेर लेते हैं। घबराकर कभी पैसे के साथ भागने की कोशिश करता है और ऑफिसर्स पर गोलियां चलाता है। एक ऑफिसर को लग भी जाती है। हेलीकॉप्टर में से एक स्नाइपर कभी के गले में गोली मार देता है, जिससे वो एटीवी से गिर जाता है। टॉम दौड़कर कभी के पास जाता है, उम्मीद करता है कि शायद वो अभी जिंदा हो और बात कर सके, लेकिन कभी बुरी तरह जख्मी होता है और बिना कुछ कहे मर जाता है। टॉम गुस्से से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि एफबीआई ने उस इंसान को मार दिया जो उसके बेटे तक ले जा सकता था। एजेंट हॉकिंस टॉम को शांत करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि कभी मर गया, लेकिन अब वो जानते हैं कि कभी कौन था।
कभी एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो अपने बड़े भाई क्लार्क बार्न्स के साथ काम करता था। क्लार्क ज्यादा खतरनाक और तजुर्बेकार चोर है। एजेंट्स का मानना है कि अब क्लार्क को ढूंढना उनका बेस्ट चांस है शॉन को बचाने का। हाइडआउट में क्लार्क अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट चुका है। वो गुस्से से भर गया है और अब प्लान को फॉलो नहीं करना चाहता। वो कहता है कि शॉन को मार देते हैं। मैरिस उससे सहमत हो जाती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ बिखर चुका है, लेकिन जिम्मी अब भी कंट्रोल में है। वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि प्लान अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कहता है कि वो टॉम से फिरौती लेकर ही रहेगा। इसी दौरान टॉम के लग्जरी पेंट हाउस में न्यूज चैनल्स पर शॉन की किडनैपिंग और फिरौती की खबरें चल रही होती हैं। ये स्टोरी हर टीवी चैनल पर फैल जाती है। अब पब्लिक को भी सब कुछ पता चल चुका है। टॉम को वो वाकया याद आता है जब उसने कब्बी से शॉन के एड्रेस के बारे में पूछा था, लेकिन कब्बी कुछ समझ नहीं पाया था। टॉम को शक होता है कि क्या जिम्मी वाकई अपना वादा निभाएगा। क्या वो फिरौती लेने के बाद शॉन को वापस करेगा। इसलिए टॉम फैसला करता है कि वो फिरौती नहीं देगा और किसी और तरीके से अपने बेटे को वापस लाएगा। तभी जिम्मी फिर कॉल करता है। इस दफा वो नए डायरेक्शंस देता है कि पैसे कहाँ छोड़ने हैं। शुरुआत में टॉम नए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अपना फैसला बदल देता है। लेकिन मीडिया सर्कस जोरों पर चल रहा होता है। टॉम इसके बाद जिम्मी को कहता है कि टीवी पर चैनल 5 लगाओ और अगले कुछ घंटों तक देखते रहो, फिर कॉल काट देता है। इसके बाद टॉम सीधा एक लोकल न्यूज स्टेशन जाता है। वहां जाकर वो लाइव ब्रॉडकास्ट रुकवाता है। कैमरा के सामने डेस्क पर $2 मिलियन की फिरौती की रकम रख देता है ताकि हर कोई देख सके। फिर टॉम एक बोल्ड अनाउंसमेंट करता है। फिरौती देने के बजाय टॉम उस पैसे को पब्लिक इनाम बना देता है। वो कहता है कि कोई भी इंसान जो किडनैपर को पकड़ ले या मार दे, उसे ये पूरा पैसा मिल जाएगा। ये मूव या तो जीनियस है या खुदकुशी जैसा, लेकिन टॉम साफ कह देता है कि किडनैपर कभी $1 भी नहीं छू पाएगा। टॉम घर वापस आता है। उसकी बीवी और हॉकिंस हैरान होते हैं कि उसने कितना रिस्की स्टेप लिया, लेकिन टॉम अपने फैसले पर कायम रहता है। वो अपनी बीवी को समझा लेता है कि यही उसके बेटे को बचाने का आखिरी तरीका है। टॉम कहता है कि कब्बी के पहले फिरौती ड्रॉप में जो कंफ्यूजन थी, उससे उसे अंदाजा हो गया था कि शॉन को वैसे भी मार दिया जाता। दूसरी तरफ हाइडआउट में सब कुछ बिखर रहा होता है। जिम्मी का कंट्रोल टूट रहा होता है। बाकी किडनैपर्स टीवी पर इनाम देखकर घबरा जाते हैं। अब वो ज्यादा तैयार हैं शॉन को मारने के लिए, लेकिन जिम्मी समय पर वहां पहुंच जाता है और शॉन को बचा लेता है। जिम्मी देखता है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, इसीलिए वो एक नया प्लान बनाता है। चुपचाप वो केट, जो टॉम की बीवी है, को एक मैसेज भेजता है। मैसेज में लिखा होता है कि वो उससे रात 2 बजे एक पुरानी चर्च में अकेले मिले और टॉम को इसके बारे में कुछ न बताए। जब केट चर्च पहुंचती है, जिम्मी मास्क पहने होता है। वो अचानक सामने आता है, उसे डराता है और धमकी देता है कि अगर फिरौती नहीं दी गई तो वो शॉन का पेट चीर देगा। अपनी धमकी को और रियल बनाने के लिए वो उसे शॉन की खून से भरी हुई शर्ट देता है। केट घबरा जाती है। वो घर वापस जाती है, शॉक में और बिल्कुल टूटी हुई। अब वो टॉम के फैसले पर शक करने लगती है। उसे लगता है शायद फिरौती न देना गलत फैसला है। हॉकिंस ये नोटिस करता है और उसे समझाता है कि फिरौती देना ही सेफ तरीका है शॉन को वापस लाने का, लेकिन टॉम अब भी नहीं मानता। वो घर के बाहर निकलता है और रिपोर्टर्स के ग्रुप से सीधा बात करता है जो उनके घर के सामने खड़े होते हैं। फिर वो एक और शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। अब बात पर्सनल हो गई है। जिम्मी का ईगो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब जिम्मी और ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो फिर से टॉम को कॉल करता है और इस दफा शॉन को कुछ सेकंड्स के लिए फोन पर लाता है ताकि टॉम यकीन कर सके कि वो अभी जिंदा है। फिर जिम्मी फिर से फिरौती मांगता है, लेकिन ना जिम्मी पीछे हटने को तैयार है और ना टॉम। उनकी बात जल्दी ही चिल्लाहट और गाली गलौज में बदल जाती है। कॉल के एंड पर जिम्मी चिल्लाकर कहता है कि वो शॉन को मार डालेगा ताकि टॉम और केट और ज्यादा डर जाएं। उसके बाद वो दीवार पर गोली चला देता है और कॉल काट देता है। टॉम और केट खौफ में खड़े रह जाते हैं। समझ नहीं आता कि उनका बेटा अभी जिंदा भी है या नहीं। किडनैपर्स का प्लान पूरी तरह से फेल हो रहा होता है। जिम्मी पास ही एक लॉन्ड्रोमैट जाता है, सोचता है अब क्या करें। उधर क्लार्क और माइल्स अपनी सफेद वैन पैक करना शुरू कर देते हैं, भाग जाने की तैयारी में। घर के अंदर मैरिस फिर से सोच रही होती है कि शॉन को मार दे,
लॉन्ड्रोमैट में बैठे हुए जिमी एक आखिरी बार बेतहाशा प्लान बनाता है। वो अपनी पुलिस रेडियो से एक झूठी इमरजेंसी कॉल करता है, फिर बाहर भागता है, अपना बैज दिखाता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो क्लार्क और माइल्स को गिरफ्तार कर रहा हो। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ जाता है कि जिमी उन्हें धोखा दे रहा है। जिमी की ये झूठी गिरफ्तारी वाली चाल उसकी खतरनाक बेबसी की निशानी होती है। वो वैन में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमी दोनों को गोली मारकर मार देता है। फिर खुद को सेल्फ डिफेंस में दिखाने के लिए माइल्स के शरीर के पास एक बंदूक रख देता है। इसी वक्त मैरिस घर से बाहर निकलती है और सब कुछ देख लेती है। वो गुस्से और हैरानी में जिमी के कंधे पर गोली चला देती है। जख्मी होने के बावजूद जिमी पलटकर गोली मारता है और मैरिस को मार देता है। पुलिस अफसर तुरंत पहुंच जाते हैं। जिमी घर के अंदर जाकर शॉन के पास बैठ जाता है, रेडियो पर मैसेज भेजता है जैसे उसने किडनैपर का ठिकाना ढूंढ लिया हो और शॉन को बचा लिया हो। इमरजेंसी यूनिट घर में दाखिल होती है। जिमी अब हीरो बनकर एक्टिंग करता है, लेकिन हकीकत में उसने अपनी ही टीम को मार दिया था। मगर अफसोस, शॉन की याददाश्त अब भी काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद टॉम और केट को खबर मिलती है। वो तुरंत साइट पर पहुंचते हैं अपने बेटे को देखने। खुदा का शुक्र है, शॉन जिंदा होता है। टॉम जिमी का शुक्रिया अदा करता है, जो अब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। शॉन अब नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करने में मुश्किल महसूस करता है। उसे अंधेरे से डर लगता है और तेज रोशनी से परेशानी होती है, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त अंधी पट्टी में था। कुछ दिन बाद जिमी टॉम के पेंट हाउस आता है $4 मिलियन का इनाम लेने। टॉम मान जाता है, उसे अपनी स्टडी में ले जाता है चेक लिखने के लिए। लेकिन चेक लिखते हुए जिमी एक सीरियस सवाल पूछता है। टॉम ईमानदारी से जवाब देता है कि वो इतने जालिम इंसान को पैसा नहीं दे सकता था। अगर हालात और ख़राब होते तो वो 10 गुना ज़्यादा देने को तैयार होता, सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए। उसी वक्त शॉन कमरे में दाखिल होता है और दरवाजे पर रुक जाता है। उसे अपने वालिद के साथ एक मेहमान नजर आता है। शॉन ने जिमी का चेहरा थोड़ा देखा था और उसकी आवाज़ सुनी थी, और उसी वक्त पुराने दर्दनाक लम्हे याद आ जाते हैं। अचानक वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसका पसीना, उसका डर, सब कुछ कह जाता है बिना कुछ बोले। टॉम ये सब कोने से देख रहा होता है। उसे याद आता है कि न्यूज़ में कहा गया था कि मैरिस अकेली नहीं थी। अब सारे टुकड़े जुड़ते नजर आते हैं। उसी वक्त शॉन की माँ केट कमरे में आती है और जिमी को गर्मजोशी से पूरा गले लगाती है। ये एक कड़वी विडंबना होती है। जिस इंसान ने उनका बेटा टॉर्चर किया, उसे ही प्यार और अपनापन मिल रहा होता है। शॉन के लिए ये सबसे डरावना लम्हा बन जाता है। टॉम अब पूरी तरह यकीन कर लेता है कि जिमी का किडनैपिंग में हाथ था। शॉन चुपके से कमरे से निकल जाता है, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। टॉम अब बेचैनी महसूस करता है। वो जिमी को चेक देता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा रुक जाता है। जिमी को शक हो जाता है कि टॉम को कुछ समझ आ गया है। अपनी जान बचाने के लिए जिमी गन निकालता है और कहता है कि बैंक कॉल करो और पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो। टॉम मान जाता है, लेकिन शांत होकर कहता है। वो वादा करता है कि पैसा मिलते ही जिमी आराम से मुल्क छोड़ सकता है। जिमी सोचता है और मान जाता है, मगर जाने से पहले जिमी धमकी देता है, मैं एक गोली खा चुका हूँ। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं वापस आकर तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। दोनों अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। गाड़ी में टॉम एक्टिंग करता है जैसे वो जिमी के लिए प्राइवेट जेट कंपनी को कॉल कर रहा हो, लेकिन असल में वो हॉकिंस और FBI को कॉल कर रहा होता है। बैंक पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल लगता है। टॉम पैसा जिमी के अकाउंट में ट्रांसफर करता है, लेकिन ये सब टाइम गेन करने का तरीका होता है। FBI ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि जिमी किडनैपिंग में शामिल था। जब टॉम और जिमी बैंक से निकलते हैं, दो अफसर जिमी को रोकने की कोशिश करते हैं। जिमी तुरंत गन निकालता है, दोनों अफसरों को गोली मार देता है और सड़क पर भाग जाता है। टॉम उसके पीछे भागता है। एक स्टोर के सामने दोनों की लड़ाई होती है। टॉम जिमी की गन पकड़ लेता है और उस पर निशाना साधता है। पुलिस पहुंच जाती है और टॉम से कहती है, गन नीचे रख दो। जिमी जख्मी होने के बावजूद अपनी एंकल से दूसरी गन निकालने की कोशिश करता है। टॉम ये देख लेता है और एक गोली चला देता है। उसी वक्त हॉकिंस 3 और गोलियां चलाता है। सारी जिमी को लगती हैं। जिमी मर जाता है। कुछ देर बाद केट वहां आ जाती है। वो और टॉम एक दूसरे को गले लगाकर वहां से चले जाते हैं। जिमी के खौफ से अब हमेशा के लिए आज़ाद,